दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 पाठ्यक्रम पर। दोस्त आप सभी को पता है, हम अनवरत आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी पाठ्यक्रम बन रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सभी को एक एक करके आपके समक्ष प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक निवेदन मैं आपसे जरूर करूंगा कि अगर आपको दी गई चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। भैया मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, लेकिन आप यही काम नहीं करते हैं। प्लीज़ मैं निवेदन आपसे करूँगा कि आप फीडबैक आप दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए सब कुछ होता है। फिलहाल के लिए हमने आप लोगों के समक्ष हिंदी और संस्कृत और बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर, इन तीनों मैटर पर आप लोगों के समक्ष पाठ्यक्रम प्रोवाइड कर चुका हूं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, आप लोगों के समक्ष यह जो पेपर होता है इसे हम एजुकेशन सेकंड पेपर कहते हैं। ठीक है, आपका एजुकेशन जो है, आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया होती है और सेकंड पेपर आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत होता है। ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन कराए जाते हैं, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मीटिंग में ये होगा, पहले दिन पेपर आपका होता है, उसी दिन ये भी होगा। मीन्स ये फर्स्ट मीटिंग, ये सेकंड मीटिंग होता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं समय आपका 2 घंटे होता है। इस शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लिए 2 घंटे का समय आपका होता है और पूर्णांक आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, और इस 50 नंबर में आपको 25 नंबर पाने की आवश्यकता होती है। भैया अगर आप 24 नंबर पाते हैं तो फेल हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा कि आपको अच्छे से अच्छे अंक मार्क प्राप्त हो सके। यार 25 नंबर तो सब कोई पा जाता है, ठीक है, लेकिन आप 25 नंबर के नहीं, आप 50 नंबर के लिए मेहनत करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि आप सभी की डिमांड थे कि भैया बोर्ड पर दी गई चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं नज़र आ रही हैं। हमने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताया था, आपने उसमें शिकायत किया कि भैया इसमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यह थोड़ा सा अक्षर जो है यह छोटा है, इस वजह से आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बहरहाल जब हैंडराइटिंग नोट से आप सभी को पढ़ाया जाएगा स्क्रीनशॉट से, तो वहाँ आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो फिलहाल के लिए चलिए हम ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम पर हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कक्षा शिक्षण विषय वस्तु आपके समक्ष दिया गया है। सबसे पहला विषय वस्तु आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है आपके पाठ्यक्रम का प्रथम चैप्टर शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोगों के समक्ष में सबसे पहला पॉइंट आता है कि संप्रेषण क्या होता है। देखिए हम आज सिर्फ आपके पाठ्यक्रम को आप लोगों के समक्ष रूबरू करा रहे हैं, बाकी चीज़ें इसके अंतर्गत कंटेंट जो आते हैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समक्ष हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अगर हम शिक्षण संप्रेषण के अंतर्गत बात करें, संप्रेषण होता है क्या है, देखिए आप लोगों के समक्ष ये चीज़ें नई आ रही होंगी। भैया संप्रेषण क्या होता है? ठीक है, संप्रेषण वो होता है कि हम अपनी बात को, जैसे हमारी बात को आप सुन रहे हैं, फिलहाल के लिए हम आपकी बात को नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैसेज के द्वारा हम आपकी बात को देख पा रहे हैं। ठीक है, मीन्स संप्रेषण वही होता है, अपनी बात को आदान प्रदान किसी से करना, वही हमारा संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, प्रभावी संप्रेषण के तरीके, हम अपनी बात को लोगों के समक्ष किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, संप्रेषण के अंतर्गत इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत। ये शिक्षण के सिद्धांत आपके बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी भी आप जब प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ये संप्रेषण वाली बात आपको फिलहाल के लिए अभी थोड़ी सी कम समझ में आई होंगी, जब आगे इस चैप्टर पर हम आएंगे तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 100%। आपने अगर कभी भी इसे नहीं पढ़ा होगा एजुकेशन को, ठीक है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, हम अपना आपके समक्ष 100% देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए
अगला आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कोई शिक्षण हम करते हैं तो उसका सिद्धांत हमारा क्या होना चाहिए। करके सीखने का सिद्धांत, एक छोटा सा बालक होगा, हमने आपको एजुकेशन फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में यही बताया था कि आप एक छोटे से बच्चे को जो है टारगेट मानकर चलेंगे। ये सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर आपका है, इसी के इर्द गिर्द एक छोटा सा बच्चा आप ले लेंगे, सेंटर में उसे बिठा देंगे और आप उसी के आसपास में घूमेंगे। ठीक है, वही आपके लिए बेहतर काम करेगा। आप जब भी एजुकेशन फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटे से बच्चे का अध्ययन आपको करना है, जब तक वह जो है लोग कहते नहीं कि प्रौढ़ नहीं हो जाता, प्रौढ़ावस्था तक उसी का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, बहरहाल इसमें क्या करना है आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है, करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के बाद नियोजन का सिद्धांत दिया जा रहा है। ठीक है, नियोजन के सिद्धांत के बाद अगला आप लोगों के समक्ष वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत या लघु सोपान इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है, चयन का सिद्धांत क्या होता है और निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत जैसे हम बात करें आपसे, शिक्षण के सिद्धांत का स्वरूप एवं अर्थ क्या होता है। ठीक है, और शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अगली चीज़ें आपकी आती हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन सभी बातों को आपको जब इसके तहत कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जितनी चीज़ें आप लोगों के समक्ष आ रही हैं, सभी चीज़ों के बारे में जब कंटेंट आपको दिया जाएगा तो भैया अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा आज का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आप सिलेबस से परिचित हो जाइए। आपके प्रथम सेमेस्टर में सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, किस सब्जेक्ट में क्या है, पहले आप इस चीज़ से रूबरू होइए। ठीक है, आगे आप लोगों के समक्ष आ रहा है शिक्षण के सूत्र। देखिए, जब आप एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम पहले हम एक वाले को जा रहे हैं पढ़ाने तो पहले हम उसे भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले अपने शिक्षण के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के सूत्र का अध्ययन करने से हमारा फ़ायदा ये है कि हमें पढ़ाने का एक तरीका आएगा कि हमें किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, जैसे सरल से जटिल की ओर, कोई भी एक छोटा सा बालक होगा, पहले उसे आप जटिल कार्य दे देंगे नहीं, सबसे पहले उसे आप सरल से सरल कार्य देंगे, उसके बाद जटिल की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, यही हमारा शिक्षण सूत्र सबसे आसान होता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर आएंगे हम, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, इन सभी चीज़ों को आप पहली बार देख रहे होंगे। भैया मैं निवेदन आपसे करूँगा, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने चैलेंज आपके से किया है कि आपको जब इसके तहत कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ से आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, कतई आप परेशान मत होइएगा। चलिए आगे हम बात करें आपसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त या तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति से अनुसरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र के अर्थ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, सरल से कठिन की ओर ज्ञात करना या इस सभी को आप किस प्रकार है। सबसे पहला चीज आता है कि शिक्षण का सूत्र होता क्या है, इसके अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। एक एक शिक्षण सूत्र को बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होगा, इन सभी को आपको जो है अच्छी तरह से बताया जाएगा। आगे आप देखिए शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की प्रविधियाँ क्या हो सकती हैं। शिक्षण की प्रविधियों के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होती है। अगला आप देख पा रहे हैं, इसके बाद लिखा गया है वर्णन प्रविधि, स्पष्टीकरण, निरीक्षण एवं अवलोकन, खेल गतिविधि, प्रयोगात्मक कार्यशाला प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान, कहानी, उदाहरण, समूह चर्चा, वाद विवाद और भ्रमण प्रविधि क्या होती है। जैसे आप लोगों का जब भी बीटीसी जो फाइनल सेमेस्टर में जाएंगे, मीन्स 4th सेमेस्टर में, तो किसी किसी कॉलेज वाले आपको भ्रमण पर ले जाते हैं। तो भ्रमण प्रविधि क्या होती है, किसी चीज़ को देख के आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाएं, यही आपकी भ्रमण प्रविधि होती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्न पूछ कर लोग अच्छी तरह से जो है समझते बूझते हैं।
इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। देखिए अगला आपके समक्ष आ रहा है, ठीक है, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम क्या होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण क्या होता है, दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, सहभागी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षण हमने आपको बताया है कि किसी बालक को आप केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जब भी आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनेंगे तो आपका एक परम उद्देश्य होगा कि हम बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने गए हैं तो पहले उससे 20 तक पहाड़े दे देंगे याद करने के लिए। हालांकि अगर 4-5 में बच्चा जा रहा है तो 20 तक पहाड़ा उससे आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आप पहलवें दिन गए हैं पढ़ाने के लिए तो पहले दिन तो आप 20 तक कहें सुनेंगे नहीं, ठीक है। उसको आप केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके प्रेजेंस, उसका माइंड कितना कार्य कर रहा है उस चीज़ को आपको देखकर पढ़ाना है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगला आपके समक्ष स्लाइड आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला आता है आप लोगों के समक्ष बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक, उसी के अंतर्गत है। अगला कंटेंट आप लोगों के समक्ष दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या होते हैं। इसके अंतर्गत पहला है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता, महत्व एवं प्रकार, ठीक है। और शिक्षण कौशल का अर्थ उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्यान कौशल और पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, इन सभी की चीज़ों के बारे में सूक्ष्म शिक्षण। जब आप टीचिंग मेथड जो होता है, कभी कभी आपके अगर देखा जाए तो प्रशिक्षण के दौरान जो है माइक्रो टीचिंग वगैरह कराई जाती है, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। हाँ, सो उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्बलन पुनरावृत्ति, ठीक है। लास्ट में टीचर करता क्या है, ठीक है, उससे जो चीज़ें उससे त्रुटियां हुई रहती हैं सभी चीज़ों के बारे में सूक्ष्म शिक्षण के तहत जो है बताता है। शिक्षक पीछे बैठा रहता है, जो प्रशिक्षु होता है वह टीचिंग करता रहता है, तो जो लास्ट में उसके अंदर कमियाँ रहती हैं जो प्रशिक्षक होता है उस कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, ये सीरियल से आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष नई नई आ रही हैं, कतई आप परेशान मत होइएगा कि हम कैसे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। जिस दिन आपके मन में यह आ गया कि यार हमारे लिए तो ये कठिन है, कहीं ना कहीं आप उसी दिन से डाइवर्ट होना शुरू होंगे, तो कतई परेशान मत होइए। हमने आपके साथ वादा किया है भैया कि हम आपको एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ अगला आप देख पा रहे हैं आप लोगों के समक्ष लिखा जा रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक है। अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत संकल्पना आपको पढ़ना है। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन क्या होता है और अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अनुभव का पुनर्बलन में महत्व क्या होता है, यह आपको पढ़ना है अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत, ठीक है। और नीचे अगला है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, मीन्स आप शिक्षण के अधिगम में, ठीक है, कोई शिक्षण जब आप ग्रहण कर रहे हैं उस शिक्षण को ग्रहण करने के लिए आपकी सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता एवं महत्व क्या पड़े, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, किसका, शिक्षण अधिगम का, ठीक है। और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अगला आप देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री की अगर हम बात करें तो इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, आप देख पा रहे हैं इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु पदार्थ, वस्तुओं, क्रियाएं तथा स्पर्श, सूंघना, चखना, ठीक है। अच्छा अगला दृश्य सामग्री, कोई चीज़ जब देख के पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षु बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB इसे हम कहते हैं, ठीक है। गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, यहाँ देखिए थोड़ा सा त्रुटियाँ हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें लिखा है, बहरहाल आप इसे समझ जाइएगा। प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और शिक्षक संदर्शिका इत्यादि, ये सभी चीज़ें आपको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष नई नई आ रही हैं, कतई आप परेशान मत होइएगा। अच्छा मैं बार बार यही चीज़ें आपको कह रहा हूँ भैया परेशान मत होइएगा, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, प्लीज़ इस बात को मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चूँकि हमें आपको सांत्वना देना है, सांत्वना देने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि हम सिर्फ सांत्वना देते
देते रहेंगे, नहीं, इसके अंतर्गत जब भैया आप पढ़ेंगे ना, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, हम सांत्वना आपको क्यों दे रहे थे। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं प्रकृति से प्राप्त जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, कट गया था। अगला देखिए आप लोगों के समक्ष। चलिए, बहरहाल आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए, अगला आप लोगों के समक्ष आ रहा है श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, वीडियो। ठीक है, यह चीज़ें श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। दृश्य सामग्री क्या है? आपकी कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, डीवीडी हो गया, वीडियो सीडी हो गया, आपकी मोबाइल हो गई, ये सब चीज़ें आपकी श्रव्य सामग्री हैं। ठीक है, श्रव्य सामग्री श्रव्य दृश्य दोनों होती हैं। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या होती है। अच्छा, जो उत्तम अधिगम, देखिए उत्तम अधिगम शिक्षण सामग्री की विशेषता क्या होती है? बिना लागत के प्राप्त होती है, अल्प लागत। ठीक है, बिना लागत माने कोई भी लागत नहीं, अल्प लागत मतलब थोड़ा बहुत लागत लगे। अगला आप देख पा रहे हैं आ रहा है कि बहुउद्देशीय सामग्री तथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक रूप से अनुरूप कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री के आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है, आप देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम। ठीक है, लास्ट में आपके समक्ष आ रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ भैया अपना फीडबैक जो है आप अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप अपना फीडबैक तो अवश्य दे ही सकते हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।